सब्सक्राइब कीजिए आर के लर्निंग चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के लर्निंग अकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीडीपी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए वेरी बेनिफिशियल रहने वाले हैं। आपके सीटेट जनवरी 2021 में इनके पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी। फ्रेंड्स, आई होप आज का सेशन आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो आइए फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस डू चिल्ड्रन बिकम एक्टिव मेंबर्स ऑफ देयर पीयर ग्रुप। यहाँ पर क्या पूछा, पीयर ग्रुप के बारे में पूछा है कि जो उनका पीयर ग्रुप होता है, बच्चों का समवयस्क समूह होता है, वो कौन सी अवस्था में बच्चे इस समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। यानी फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन में क्या बताना है, उस अवस्था को बताना है जिसमें बच्चे अपने समवयस्क समूह में, उसके पीयर ग्रुप में सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, एक्टिव मेंबर्स बन जाते हैं। आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारी अर्ली चाइल्डहुड, जिसे हम कहते हैं पूर्व बाल्य अवस्था। सेकंड ऑप्शन है आपकी बी चाइल्डहुड यानी बाल्य अवस्था। ऑप्शन सी है आपकी अडोलसेंस यानी किशोर अवस्था। ऑप्शन डी है हमारी अडल्टहुड यानी प्रौढ़ावस्था। फ्रेंड्स, जीटेट को क्लियर करने का सबसे बेस्ट फंडा आप लोगों को मैं बता रही हूँ। सबसे पहले आप लोग ऑप्शंस को क्वेश्चन के साथ रिलेट करके चेक कर लीजिएगा। जो भी ऑप्शन आपको रॉन्ग मिलती है उनको आप कट करते जाइए और जो ऑप्शन आपकी क्वेश्चन से रिलेट कर रही है थोड़ा आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। इसकी प्रैक्टिस करते करते आप लोग ये जान जाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन का कैसा आंसर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आप सही आंसर पर पहुंच जाएंगे। फ्रेंड्स, बाय चांस अगर आपका कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो आपने नहीं किया है तो आप इस ट्रिक के साथ सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए इनको देख लेते हैं एक बार। देखिए, अर्ली चाइल्डहुड क्या होता है, जिसमें एक शिशु अवस्था होती है बच्चे की, उसको खुद ही नहीं पता होता है कि उसको क्या करना है, क्या चाहिए। ठीक है, ये अर्ली चाइल्डहुड होता है हमारा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पीयर ग्रुप में एक्टिव सदस्य बनने वाली जो बात है, सक्रिय सदस्य बनने वाली बात, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगी, है ना, क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड में ये पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन ए हमारी यहाँ पर कट गई है। ठीक है, फिर है हमारा चाइल्डहुड यानी कि जो बाल्य अवस्था होती है। तो फ्रेंड्स देखिए, बाल्य अवस्था में बच्चा पीयर ग्रुप कहाँ बनाता है, नहीं ना। तो आप लोगों को ये भी खुद ही पता चल जाएगा कि ये ऑप्शन आपकी रॉन्ग है। ऑप्शन सी है हमारी अडोलसेंस यानी कि किशोर अवस्था। तो फ्रेंड्स, ये आपकी सेफ जोन में है, क्योंकि जब बच्चा एक किशोर हो जाता है तो वो सारी चीजों को समझने लगता है। सोसाइटी से, फैमिली से, फ्रेंड्स से, सबके साथ वो अटैच हो जाता है और उसे अच्छे बुरे की समझ आने लग जाती है। और फ्रेंड्स, अडोलसेंस की स्टेज पर जब बालक हो जाता है तो वह अपने पराई को समझने लग जाता है, सोसाइटी से अटैचमेंट होने लग जाती है, उसके फ्रेंड्स बनने लग जाते हैं और इस एज में बच्चा खुद को ज्यादा बुद्धिमान मानने लग जाता है। तो उसके अपने स्टूडेंट्स के ग्रुप बन जाते हैं, फ्रेंड्स के ग्रुप बन जाते हैं। तो इस अवस्था में बालक के अपने फ्रेंड्स के ग्रुप बन जाते हैं। ठीक है, ये हमारा सेफ जोन में प्लस पॉइंट में से रख सकते हैं। ऑप्शन डी है हमारी अडल्टहुड, जिसे हम कहेंगे प्रौढ़ अवस्था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, जब बच्चा प्रौढ़ ही हो चुका है तो यहाँ पर पीयर ग्रुप वाली बात हमारी बिल्कुल ही रिलेट नहीं कर रही है। तो ऑप्शन डी भी हमारी कट जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से देखिए हम सही ऑप्शन तक पहुंच चुके हैं। जो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारी ऑप्शन ए भी कट चुकी है, बी भी कट चुकी है, डी भी कट चुकी है। तो हमारी जो सेफ जोन में थी अडोलसेंस वाली ऑप्शन, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी तरीके से आप अपने सही आंसर तक हमेशा पहुंच सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किशोर अवस्था जो है अडोलसेंस, उसमें एक जो बच्चा होता है वह अपने समवयस्क समूह का सक्रिय सदस्य हो जाता है, यानी पीयर ग्रुप में वो एक्टिव मेंबर के रूप में रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट्स इज प्राइमरीली ए पार्ट ऑफ। अवधारणाओं का जो विकास है मुख्य रूप से किसका हिस्सा, वो हमें बताना है। ऑप्शंस आपको यहाँ पर दी गई हैं, इनमें से आपको सिलेक्ट करनी है कि जो अवधारणाओं का विकास है, डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट है, वो मुख्य रूप से वो मेनली किसका पार्ट है, ठीक है, किसका हिस्सा है। ऑप्शंस देखिए, ए है हमारी इमोशनल डेवलपमेंट,
यानी आपका संवेगात्मक विकास। ऑप्शन बी है हमारी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी बौद्धिक विकास। ऑप्शन सी है हमारी फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास। ऑप्शन डी है हमारी सोशल डेवलपमेंट यानी सामाजिक विकास। तो फ्रेंड्स हमें बताना क्या है यहाँ पर, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, जो अवधारणाओं का विकास है उसको हमें बताना है किसका हिस्सा है, और वो भी मुख्य रूप से प्राइमरीली हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है वो इससे रिलेटेड नहीं है, क्योंकि कंसेप्ट का और इमोशनल डेवलपमेंट का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तो हमारा जो बौद्धिक विकास है वो हमारे कंसेप्ट से थोड़ा मिलता जुलता है, तो इसको आप सेफ जोन में रख सकते हैं, ठीक है, ये हमारे प्लस पॉइंट में आ जाएगी। ऑप्शन सी है हमारी फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। फ्रेंड्स यहाँ पर हम डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, यानी कि जो एक चिंतन प्रक्रिया से संबंधित चीज होती है उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर शारीरिक विकास से इसका कोई संबंध नहीं है, ऑप्शन सी भी हमारी कट जाएगी। और सोशल डेवलपमेंट है फ्रेंड्स, इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, ये रिलेट नहीं करिए तो ये ऑप्शन भी आपकी कट जाएगी। हमारी यहाँ पर बचती है ऑप्शन बी, तो हमारी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बौद्धिक विकास क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कंसेप्ट के डेवलपमेंट की बात की गई है, और कंसेप्ट जो भी होता है, प्रत्यय जो भी होता है, जिसे हम प्रत्यय या अवधारणा कहते हैं, इसका विकास हमारे चिंतन की प्रोसेस से ही रिलेट करता है। क्योंकि फ्रेंड्स जब तक बच्चे का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं होगा उसकी अवधारणाओं का विकास कैसे होगा। तो अवधारणाओं का जो विकास है वह मुख्य रूप से हमारे बौद्धिक विकास से संबंधित होता है, इसका हिस्सा होता है बौद्धिक विकास का, ठीक है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जब होगी बालक की तभी उसके कंसेप्ट का भी डेवलपमेंट होता है। तो हमारी ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स इस बौद्धिक विकास और अवधारणा के विकास का आप जो कॉम्बिनेशन है, इनका रिलेशन है। फ्रेंड्स बौद्धिक विकास और अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से कैसे संबंधित होते हैं एक दूसरे से, इसको आप एक एग्जांपल के जरिए समझ सकते हैं। देखिए बालक ने एक फ्लावर को देखा, उसने रोज फ्लावर देखा जो कि रेड कलर का होता है, ठीक है, और इसके साथ ही उसने अगले दिन एक और फ्लावर सेम टाइप का देखा लेकिन वह व्हाइट कलर का था। तो फ्रेंड्स उसको पता चल गया कि ये वैसा ही फ्लावर है लेकिन इसका कलर अलग है। तो यहाँ पर देखिए उसने जब देखा था रेड कलर के जो फ्लावर होते हैं बड़े बड़े मोटे मोटे, उनको रोज बोलते हैं, ठीक है। उसने ये चीज समझी, अपने दिमाग में फिट की, उसने इस चीज को समझा, तो उसका जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है वो उसकी अवधारणा बन गया, ठीक है, क्योंकि उसके दिमाग ने उसको ग्रहण किया और वह उसकी एक अवधारणा के रूप में बन गया, ठीक है। उसका एक कंसेप्ट बन गया कि जो रेड कलर का इस टाइप का फ्लावर होता है मोटे वाला, उसे रोज कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगले दिन उसने किसी माली को देखा, उसके पास व्हाइट कलर वाले, येलो कलर वाले भी फ्लावर थे और वो सेम बनावट के थे जिस तरह का उसने लाल रोज देखा था, रेड रोज देखा था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर उसे ये पता चल गया, इन दोनों में डिफरेंस पता चल गया कि यहाँ पर सिर्फ कलर की भिन्नता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर उसे पता चल गया कि ये जो व्हाइट वाला होता है या येलो वाला होता है ये भी होता रोज है लेकिन इसका कलर दूसरा है, इसी की प्रजाति है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स उसकी अवधारणा है तो उसमें विकास हुआ, और ये किस कारण से हुआ, उसके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की वजह से, ठीक है। तो जो उसकी अवधारणा का विकास है वो उसके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से संबंधित होता है। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती है कि जो अवधारणाओं का विकास होता है वह मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा होता है, ठीक है। जब उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है साथ साथ उसकी अवधारणाओं का भी विकास होता है। बालक ने एक चीज देखी, समझी और सीखी, उसी से मिलती जुलती चीजों को जब वह कंटिन्यूअसली देखता है, सीखता है, तो उसकी अवधारणाओं का, उसके कंसेप्ट का भी डेवलपमेंट होने लगता है। तो ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई है और ये बौद्धिक विकास का ही एक मेन पार्ट होता है, अवधारणाओं का विकास होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इनटू डोमेन्स सच एज, जो मानव विकास है उसको क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो हमें यहाँ पर बताना है कि कौन से क्षेत्र हैं जिनमें मानव विकास को विभाजित किया जाता है। इनमें से आपको सीक्वेंस वाइज देखने हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ऑप्शन ए है हमारी फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल। तो फ्रेंड्स हमारी ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए सबसे पहले शरीर का विकास होता है, फिर उसके संज्ञानात्मक विकास होते हैं बच्चे के, और जैसे ही उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ तो उसकी इमोशंस भी डेवलप होने लगती हैं, उसको सुख दुख का, उसको हैप्पी की, सैड होने की, ये सब फीलिंग आने
आने लग जाती हैं। क्रोध, प्रेम, गुस्सा, ईर्ष्या ये सब उसमें आने लग जाता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बाद। लेकिन सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट होता है, ठीक है, और उसके बाद हमारा सामाजिक विकास होने लगता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मानव विकास के जो क्षेत्र है उसमें कैसे विभाजित किया जाता है ये हमें बताना था, और ऑप्शन ए हमारी सही हो जाएगी। पहले शारीरिक विकास होगा, उसके बाद संज्ञानात्मक विकास, उसके बाद हमारा संवेगात्मक विकास और फिर हमारा सामाजिक विकास। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, ये एज बतानी है आपको कितनी है, यानी जननात्मकता बनाम स्थिरता, इसकी आयु आपको बतानी कितनी होती है। तो ऑप्शन ए हमारी करेक्ट हो जाएगी 40 से लेकर 50 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन रिलेशन टू एडोलसेंस, हमें बताना कि किशोरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है। मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट हमें यहाँ पर सिलेक्ट करनी है किशोर अवस्था के संदर्भ में। ऑप्शन देखिए, ए हमारा इंक्रीज इन द इंसिडेंस ऑफ इमोशनल अपहीवल्स, जो संवेगात्मक प्रोत्थान होता है इनकी घटनाएं बढ़ जाती हैं। ऑप्शन बी हमारी केयर फ्री नेचर टुवर्ड्स स्टडीज, जो उसकी होती पढ़ाई के प्रति लापरवाही ये रवैया होने लग जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एडोलसेंस में तो बच्चा समझदार हो जाता है, उसको अपने फेल होने के बारे में, पास होने के बारे में उसको चिंताएं होने लग जाती है, उसको अपनी जो रेपुटेशन होती है बच्चे की, एक सेल्फ रिस्पेक्ट या इज्जत कह लीजिए, उसके बारे में उसे चिंता होने लग जाती है कि अगर वो फेल होता है तो उसे नकार दिया जाता है, अगर वो पास होता है, अच्छे मार्क्स लाता है तो उसको घर वाले या टीचर्स भी सब जगह पर उसे प्राइज मिलता है, उसकी प्रशंसा होती है, प्रेज की जाती है। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन आपकी बिल्कुल रिलेट नहीं कर रही है, ठीक है ना, वो स्टडीज के बारे में बिल्कुल केयर फ्री नेचर नहीं होती है। ऑप्शन सी हमारी थिंकिंग स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग इन कंक्रीट एक्शंस, उसका जो चिंतन का मूर्त क्रियाओं में प्रदर्शित होना, ये भी बिल्कुल आपकी गलत ऑप्शन हो जाएगी, क्योंकि मूर्त क्रियाओं में प्रदर्शन ये आपका इस एडोलसेंस से रिलेटेड नहीं होता। और ऑप्शन डी है एब्रप्ट इंक्रीज इन द इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, जो उसका आईक्यू लेवल होता है वो एकदम से अचानक से बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए बिल्कुल गलत ऑप्शन आपकी बी, सी और डी, ये तीनों ही कट जाएंगे, क्योंकि आईक्यू का एकदम से बढ़ जाना ये पॉसिबल ही नहीं होता, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए हमारी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। जो उसका संवेगात्मक प्रोत्थान होता है उसकी घटनाएं बढ़ने लग जाती है, यानी जब बच्चा एडोलसेंस में होता है, किशोर अवस्था में होता है, तो उसकी जो इमोशनल अपहीवल्स होती है इसमें इंक्रीजमेंट होती है। ऑप्शन ए हमारी यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। आपने देखा भी होगा कई बार किशोर अवस्था में जो बच्चे होते हैं, या हम खुद भी एडोलसेंस की एज में थे, तो हम बैठे ही कोई भी चीज को सोचते रहते हैं, और बच्चे अक्सर इस एज में ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, तो यहाँ पर उनका जो संवेगात्मक प्रोत्थान है उसकी घटनाएं बढ़ने लग जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एडोलसेंट्स में एक्सपीरियंस, किशोर जो होते हैं का अनुभव कर सकते हैं, किसका अनुभव कर सकते हैं ये हमें बताना है। ऑप्शन देखिए, फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन अबाउट लाइफ, जीवन के बारे में प्रीतृप्ति के भाव। तो फ्रेंड्स ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ये लाइफ के बारे में सेटिस्फैक्शन की फीलिंग तो एडोलसेंस क्या अडल्टहुड में भी नहीं आती। प्रौढ़ जो व्यक्ति होते हैं वो भी अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं होते, तो एडोलसेंस की तो एज ही ऐसी होती है इच्छाओं से भरी, ठीक है। ऑप्शन बी है हमारी दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। फ्रेंड्स ये हमारी प्लस पॉइंट है, ठीक है, ये हो सकता है क्योंकि ये पॉसिबल हो सकता है, इसलिए अभी आप इसको सेफ जोन में रख सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी है बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, यानी कि जो फीलिंग ऑफ फियर है अबाउट सीन्स कमिटेड इन चाइल्डहुड। ऑप्शन सी हमारी ये भी बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है किशोर किसका अनुभव करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो बचपन के किए गए अपराधों के प्रति डर का भाव, बचपन की जो गलतियां उनको एडोलसेंस में क्या भाव रहेगा, उनको तो साथ के साथ ही पेरेंट्स या जो भी होते हैं, जो कोई गलती करते हैं बच्चे, उनको तुरंत पनिशमेंट मिल जाती है और उस चीज को भूल जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी हमारी गलत हो जाएगी। ऑप्शन डी है हमारी फीलिंग ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी जो आत्म सिद्धि के भाव होते हैं उसका अनुभव कर सकते हैं, तो बिल्कुल रॉन्ग है। तो आपकी ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगी, कोई रिलेट नहीं करी क्वेश्चन से। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और वो भी एडोलसेंस में पॉसिबल ही नहीं है। तो फ्रेंड्स हमारी ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट निकल रही है, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। जो उनकी एंजाइटी होती है एंड कंसर्न होती है अबाउट देमसेल्व्स, उनको अपने बारे में ही चिंताएं रहती हैं,
क्योंकि फ्रेंड्स एडोलसेंस की एज ही ऐसी होती है, इसमें एंजाइटी की सिचुएशन हर एक बच्चा फेस करता है क्योंकि उसके शरीर का एक अलग तरह से विकास होने लगता है, उसकी फीलिंग्स भी चेंज होने लगती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बालक को नई नई चीजों के बारे में चिंताएं होना, तो फ्रेंड्स एडोलसेंस की एज में उसको खुद के बारे में ही चिंता रहने लगती है, टेंशन कर लेता है हर एक चीज की। अगर एक पिंपल भी निकल आता, चाहे गर्ल्स है चाहे बॉयज है, तो उसको टेंशन हो जाती है और वो खुद में ही अपने आप को ही अच्छा दिखाने की कोशिश करता है, अच्छा दिखने की कोशिश करता है, ठीक है, वो स्वयं से सरोकार रखता है। तो ऑप्शन बी हमारी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, एंजाइटी एंड कंसर्न अबाउट देमसेल्व्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए फाइन मोटर स्किल। आपको फाइन मोटर स्किल की बतानी है, ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हैं। अक्सर आपके हर टीचिंग एग्जाम में से पूछा जाता है, चाहे आप पीआरटी दे रहे हैं, चाहे आप टीजीटी या पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सीडीपी के क्वेश्चंस में अक्सर पूछ लिया जाता है और सीटेट में और किसी भी टेट एग्जाम में तो जरूर ही पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन देखिए, कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है, ये आपको बताना है। गतिक कौशल आप लोग जानते ही होंगे, थ्योरी आप लोगों ने पढ़ चुकी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कौन कौन सी ऑप्शन से देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा फुदकना, ऑप्शन बी है हमारा दौड़ना, ऑप्शन सी है हमारा लिखना, ऑप्शन सी है हमारा चढ़ना। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर सूक्ष्म गतिक कौशल का बताना है, ठीक है, जो हमारा फाइन मोटर स्किल है उसके बारे में बताना है कौन सा होता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखना बताया गया है, ठीक है ना, और लिखना हमारा सूक्ष्म गतिक कौशल में ही आता है, क्योंकि फुदकना ये फिजिकल हो गया, दौड़ना फिजिकल हो गया और चढ़ना ये क्लाइंबिंग ये भी हमारा फिजिकल हो गया। ये शारीरिक गति कौशल है और सूक्ष्म गति कौशल में लिखने का जो भी काम है, राइटिंग स्किल्स होती है हमारी, वो बच्चे की लिखने वाली क्रिया उसके सूक्ष्म गति का उदाहरण मानी जाती है, सूक्ष्म गति का कौशल मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इनेबल्स ए टीचर टू। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को किसके योग्य बनाती, वो हमें बताना है। यानी कि ह्यूमन ग्रोथ और डेवलपमेंट की जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक टीचर को किसके लायक बनाती है, उसे क्या फायदा होता है, इसे वो हमें बताना है। ऑप्शंस देखिए, ए हमारी गेन कंट्रोल ऑफ लर्नर्स इमोशंस व्हाइल टीचिंग, यानी कि शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए, उनकी इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए। तो फ्रेंड्स कोई भी डेवलपमेंट है, कोई भी टीचिंग मेथड है, स्टूडेंट्स की इमोशंस पर कंट्रोल करने के लिए उसका कभी भी कोई यूज नहीं होता, ना ही वो टीचर को इस प्रकार की कोई हेल्प करता और ना ही टीचर को इन सब की जरूरत होती है। ऑप्शन ए हमारी बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है। ऑप्शन बी देखिए, बी क्लियर अबाउट टीचिंग डाइवर्स लर्नर्स, जो उसके विविध प्रकार के शिक्षार्थी होते हैं उनके शिक्षण के बारे में उसे स्पष्टता मिलती है। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन हमारी सही हो जाएगी, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। क्या पूछा, देखिए जो मानव की बुद्धि और विकास की समझ होती है वो शिक्षक को किसके योग्य बनाएगी, जो उसकी क्लास में डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं उनके शिक्षण के बारे में उसे स्पष्टता का ज्ञान होता है। वो इस नॉलेज के जरिए अपने क्लास के स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी को समझ लेता है कि किस टाइप के बच्चे को किस तरह की शिक्षण विधि से उसे पढ़ाना चाहिए, किस प्रकार से अपने टीचिंग मेथड को उसे इफेक्टिव बनाना चाहिए। तो एक जो टीचर होता है वो मानव बुद्धि और विकास की समझ के द्वारा अपने टीचिंग प्रोसेस को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है, अपनी क्लास को अच्छे से बेहतर तरीके से मैनेज कर पाता है। ऑप्शन बी हमारी करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि उसको क्लियरिटी मिल जाती है। टीचिंग डाइवर्स जो लर्नर्स होते हैं, अनेक प्रकार के डिफरेंट टाइप के जो स्टूडेंट्स होते हैं, वहां पर उनको कैसे क्या सिखाना है, कौन सी टीचिंग मेथड उसको अपनानी है, किस तरह से अपनी क्लास को मैनेज करना है, इस सब का नॉलेज उसे मानव बुद्धि और विकास की समझ के द्वारा ही होता है। तो वो इसके योग्य बनाती है एक टीचर को। ऑप्शन बी हमारी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस करते हैं, ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लेना फ्रेंड्स, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आ सकता है। फ्रेंड्स ज्यादा क्वेश्चंस करने की बजाय आप सिलेक्टेड क्वेश्चंस अगर करेंगे तो वो आप लोगों के लिए बेटर रहेगा, क्योंकि फ्रेंड्स ऑप्शंस को डिस्कस करते करते आप लोगों का कंसेप्ट भी क्लियर होता चलता है। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी और आपके लिए बेनिफिशियल भी रहेगी। तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। फ्रेंड्स आप लोग हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी विद आंसर की। आप वहां से भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो कमेंट
कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।